Hello everyone, welcome you all to the Agrawal tutorials. This is the last part of module 5 of multiple choice questions, right? हम already 3 parts and 105 questions already cover कर चुके हैं module 5 के. So if you have not seen those videos, just go through all those videos and learn those questions, right? चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4. ये लास्ट पार्ट होगा इस मॉड्यूल का. इसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा और इस पार्ट के साथ साथ हमारा पांचों मॉड्यूल्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो आपके सामने ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस आ चुके हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लर्निंग पर्पस एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 106. क्वेश्चन है, even though voltage of a dry cell, big or small, is 1.5 volts, small cell delivers less current because it has comparatively internal resistance. So basically the question is related to the dry cell. It is asking कि इनका जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट्स होता है. किसी भी साइज का आप ड्राई सेल लीजिए और ये स्मॉल करंट ही डिलीवर करते हैं. तो ऐसा क्यों है? Because of the internal resistance, and since this cell is delivering less amount of current, तो naturally जो internal resistance होगा वो जीरो तो नहीं होगा. internal resistance जीरो होने का मतलब है कि ज्यादा करंट डिलीवर करना, लेस भी नहीं होगा. ultimately the answer should be more, right? जो हमारा internal resistance है, that is more in case of dry cells. that is the reason why it delivers the less amount of current. Next question is, when a lead acid battery is in fully charged condition, the color of its positive plate is. किस कलर का प्लेट हो जाता है जब lead acid बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है? So the answer should be dark brown. ठीक है, इनका जो सेल है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है पॉजिटिव प्लेट जब वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है. यानी कि एक इंडिकेशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि बैटरी आपकी चार्ज हो गई कि नहीं. It is one of them basically. Some other methods are also there, जैसे ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम चेक करते हैं एंड गैसेस रिलीज होती हैं. तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आपका और भी इंडिकेशंस हैं. द कैपेसिटी ऑफ ए लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन. लेड एसिड सेल की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? टेम्परेचर के ऊपर, रेट ऑफ चार्ज के ऊपर, रेट ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर और क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल. तो बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर तो बैटरी का आउटपुट डिपेंड करता है, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन. रेट ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर भी बैटरी का आउटपुट डिपेंड करता है, किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है. दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल, ये भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर आपको बैटरी डिपेंड करती है बेसिकली. तो क्वेश्चन आपका नॉट डिपेंड वाला है, तो जो आपका पास ऑप्शन बचता है वो है रेट ऑफ चार्ज. कितने रेट से चार्ज हो रही है उसके ऊपर लेड एसिड बैटरी की कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती. The watt hour efficiency of a lead acid cell varies between. Watt hour efficiency basically क्या होती है? Watt hour efficiency का मतलब है efficiency किसी की भी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट. इसका मतलब है कि जो watt hour हैं आपके चार्जिंग साइड के और डिस्चार्जिंग साइड के. बैटरी के कंडीशन में जो डिस्चार्जिंग साइड है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट और इनपुट साइड आपकी कहलाती है चार्जिंग साइड. तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? वॉट आवर निकालना है. वॉट आवर का मतलब है वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम. अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल है फ्रॉम द आउटपुट साइड एज वेल एज फ्रॉम द इनपुट साइड, you can easily find out the efficiency, which is called watt hour efficiency. So here the question related to this, how much is the efficiency varies for lead acid cell? The answer is 70 to 80% watt hour efficiency होती है. होनी भी चाहिए नेचुरली. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इनपुट पर तो ज्यादा आप वॉट आवर दे रहे हैं और आउटपुट पर आपको कम मिल रहा है और बहुत ज्यादा भी नहीं मिलता है. तो द decent value of watt hour efficiency is 70 to 80%. Next is, lead acid cell has a life of nearly how many cycles the lead acid cell can charge and discharge? So answer is around 1250. ठीक है, लगभग 1200-1300 टाइम्स वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल को पूरा कर पाता है. इन लेड एसिड सेल, लेड इज कॉल्ड एज. लेड एसिड सेल में लेड को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्टिव मटेरियल. ठीक है, दिस इज द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड एज ए जो उसको मैन्युफैक्चर करने में बनाया जा रहा है. तो लेड को आप नेगेटिव एक्टिव मटेरियल भी कहते हैं. द लेड एसिड सेल नेवर बी डिस्चार्ज बियॉन्ड. लेड एसिड सेल को कितनी वैल्यू से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता? मिनिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज शुड बी there at the time of discharging for a lead acid cell, so that should be around 1.8 volts. 1.8 volts आपका मिनिमम डिस्चार्ज होना चाहिए वोल्टेज का.
If a lead acid cell is discharged below 1.8 volts, the following will happen. तो अगर किसी कारण से आपका जो वोल्टेज का बैटरी का वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट से नीचे चला जाए, जैसा अभी हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में, ये मिनिमम वोल्टेज है जो डिस्चार्ज होना चाहिए यहाँ तक, अगर इसके भी नीचे जाता है तो व्हाट विल हैपन, इसमें ये जो सारे के सारे फिनोमिना हैं ये तीनों के तीनों वहां पर अपीयर होंगे. कैपेसिटी ऑफ सेल विल रिड्यूस, sulfation of plates will occur, internal resistance will increase, and ultimately all of the above are the correct options. In a lead acid battery, the energy is stored in the form of, किसी भी बैटरी में जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ही आपकी स्टोर होती है, बिकॉज बैटरीज अल्टीमेटली कन्वर्ट्स फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. In a lead acid battery, separators are provided too. Lead acid batteries में जो separators लगाते हैं बीच में, उनको हम क्यों लगाते हैं? What are the reasons? Reduce internal resistance, facilitate flow of current, reduce tendency for polarization, avoid internal short circuits. Basically जो active material है बैटरी का, उस एक्टिव मटेरियल को शॉर्ट होने से बचाने के लिए बीच में सेपरेटर्स और आइसोलेटर्स हम लगाते हैं, जिससे वो सब सेपरेट बने रहें, उनके जो सेल्स हैं वो आपस में अलग अलग रहें, वो आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना हो. तो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस को रिमूव करने के लिए ऐसा किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ ऑफ ए लेड एसिड बैटरी इज एक्सपेक्टेड टू बी. लाइफ कितनी है लेड एसिड बैटरी की? इट इज अराउंड 2 to 5 years. ठीक है, ऑप्शंस में जो 2 to 5 years है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. 2 से 5 साल डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस, कहाँ आप यूज कर रहे हैं, कैसे आप यूज कर रहे हैं, कितने रेट ऑफ डिस्चार्ज है, कितना रेट ऑफ चार्ज है, इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए बैटरी की जो लाइफ है वो 2 से 5 साल तक हो सकती है. In ideal case, the charging current of 200 ampere hour battery is 200 ampere hour का जो चार्जिंग करंट होना चाहिए आइडियल कंडीशन में वो होना चाहिए 20 एम्पियर. 20 एम्पियर के हिसाब से आपका 10 घंटे में आइडियली अगर देखें तो 20 एम्पियर इज द आइडियल करंट, 10 आवर इज द आइडियल टाइम फॉर 200 एम्पियर आवर बैटरी टू बी चार्ज. सेम क्वेश्चन, 200 एम्पियर बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगेगा आइडियली? तो जस्ट वी डिस्कस, इट इज 10 आवर्स. Nickel cadmium batteries are preferred more than lead acid batteries in military applications because, what is the reason of preferring nickel cadmium batteries in military applications? Options say can be easily charged and discharged, discharge rate is higher, delivers large amount of power, or all of the above. तो जो एडवांटेजेस हैं निकल कैडमियम पे वो तीनों के तीनों एडवांटेजेस हैं. ये तीनों के तीनों चूंकि हमें निकल कैडमियम में मिलते हैं तो इसी कारण से हम उनको मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज करते हैं. सेकेंडरी सेल्स आर लेड एसिड सेल और अल्कलीन सेल. तो दोनों ही सेकेंडरी सेल्स होते हैं. तो बोथ ऑप्शंस ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. 1 एम्पियर आवर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर आवर चार्ज आप निकाल सकते हैं 1 into 1 hour that is 60 minutes or 60 minutes that is 3600 seconds. So that will contribute to 3600 coulombs. What is the 20-minute rating of battery? बैटरीज के केस में एक 20-minute रेटिंग एक स्पेसिफिकेशन है बैटरी के लिए. तो क्वेश्चन है कि ये बेसिकली 20-minute रेटिंग क्या है? 20 मिनट्स रेटिंग का मतलब है कि जो रेटेड करंट है बैटरी का वो 20 मिनट तक मिनिमम सेल वोल्टेज के साथ 8.5 वोल्ट्स के साथ आपको मिलता रहे. दैट इज द मीनिंग ऑफ 20 मिनट रेटिंग ऑफ ए बैटरी. तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट. Which is the electrolyte used in lithium ion battery? lithium ion batteries में जो electrode use होता है that is called lithium based gel. Which of the following is the advantage of alkaline battery? इनमें से कौन सा advantage alkaline battery का है? High energy density, good discharge characteristics over a wide range of temperature, the specific gravity of electrolyte remains the same, cheap raw materials is used. So इन चारों में से जो C options है that is the advantage for alkaline battery. The insulating material for cables should be, जो केबल के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्या वो एसिड प्रूफ होना चाहिए? यस, बिल्कुल ठीक है. नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए. दिस इज आल्सो करेक्ट. फ्लेमेबल तो बिल्कुल ना हो. नॉन हाइपोग्लॉस्कोपिक होना चाहिए. दैट इज आल्सो करेक्ट. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज शुड रिमेन रिटेन इन ए insulating material for the cables. Which of the following protects a cable against the mechanical injury? आपने केबल्स के बारे में पढ़ा होगा. देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑन ए केबल. उनमें से कौन सा पार्ट है जो मैकेनिकल इंजरी से उसको बचाता है? तो दैट पार्ट इज नोन एज आर्मरिंग. उसको आर्मरिंग कहते हैं जो केबल को मैकेनिकल स्ट्रेसेस से
सेव करता है। लो टेंशन केबल्स आर जनरली यूज्ड। लो टेंशन केबल मींस लो वोल्टेज, बेसिकली LT HT ये दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। LT मींस लो टेंशन, HT मींस हाई टेंशन। तो लो वोल्टेज या लो टेंशन केबल जो है वो 1000 वोल्टेज तक हम यूज करते हैं, जबकि हाई टेंशन केबल्स हम यूज करते हैं 11,000 वोल्ट्स तक, 11 kV तक के लिए हम इनको यूज करते हैं। The insulation of the cable decreases with, केबल का इंसुलेशन कब डिक्रीज होता है? The increase in length of the insulation, the decrease in the length of the insulation, it should be length not length, both A and B और none of the above। तो बेसिकली इंसुलेशन का मतलब है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपका कब डिक्रीज होगा इंसुलेशन का? जब आप उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे। जो लेंथ है इंसुलेशन की, अगर आप उसको खींचते हैं, बढ़ा देते हैं विद द सेम मटेरियल, तो उन कंडीशन में आपका जो इंसुलेशन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है किसी भी वायर के लिए। The thickness of insulation layer provided on the conductor in cable depends upon, कितने मोटा इंसुलेशन होना चाहिए ये किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? तो दैट इज बेसिकली द वोल्टेज स्ट्रेस, कितनी वोल्टेज के लिए वायर को हमें यूज करना है, उसके ऊपर इंसुलेशन का जो लेवल है वो डिपेंड करता है। जबकि जो कंडक्टर है इनसाइड, उसका जो मोटाई है वो आपके करंट के ऊपर डिपेंड करता है। With the rise in temperature, the insulation resistivity of a cable remains unchanged, decreases linearly, increases linearly और reduces exponentially। तो अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया गया है। सेम रिलेशंस हैं कि वोल्टेज के ऊपर चूंकि इंसुलेशन का लेवल डिपेंड करता है, और वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने से टेम्परेचर राइज होगा, जिससे आपका इंसुलेशन का जो लेवल है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, और इसका मतलब है कि वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होता है जब किसी केबल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए केबल डिपेंड्स ऑन, वो लेवल जब आपका केबल का इंसुलेशन फेलियर होगा वो इनमें से किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यस दिस इज करेक्ट, मॉइस्चर की वजह से प्रॉब्लम होती है। वर्किंग टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे आपका वायर कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, लगातार कितना टेम्परेचर उस पर मेंटेन है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज, कहां पर आपको यूज किया हुआ है, ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आपको बताता है केबल के लिए। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। ए केबल कैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट हैज, एक केबल में जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी जो है, जो डीसी एसी आप सभी को पता है, तो जो एसी के साथ कनेक्टेड है केबल, उसके अंदर इनमें से कौन कौन से लॉसेस होते हैं? तो बेसिकली केबल्स में जिसमें से एसी फ्लो होता है उसके अंदर हिस्टैरिसीस एंड लीकेज लॉसेस ही सिर्फ होते हैं। द इनर शीट्स इन द केबल आर यूज्ड टू, जो केबल में इनर शीट्स हैं वो क्यों यूज होती हैं? मिनिमाइज द स्ट्रेस, अवॉइड द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इंसुलेशन, प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और नन ऑफ द अबाउ। स्ट्रेस से यहाँ पर मीनिंग है वोल्टेज स्ट्रेस, जो वोल्टेज है जिस वोल्टेज से सब्जेक्ट किया जाने वाला है आपका वायर और केबल, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनर शीट्स यूज होती हैं केबल में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट। इन द केबल शीट्स आर यूज्ड टू, शीट्स का क्या काम है केबल में? शीट्स बेसिकली जो वायर्स में यूज होती है वो वायर को मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है। जो लेयर है जिसको शीट बोलते हैं, दैट इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द वायर और द केबल, नॉट इन वायर, करेक्ट इज केबल। तो केबल में वो यूज होती है। अंडरग्राउंड केबल्स आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ एज टू, अंडरग्राउंड केबल्स कितनी गहराई पर डालते हैं, सफिशिएंट गहराई पर है कि नहीं है, इनसे क्या फर्क पड़ता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इससे रिगार्डिंग सही है? मिनिमाइज टेम्परेचर स्ट्रेसेस, नो दैट इज नॉट ट्रू, टेम्परेचर स्ट्रेसेस से वो मतलब नहीं है। मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ शॉक्स एंड वाइब्रेशंस ओइंग टू पासिंग व्हीकल एक्सेट्रा, दिस इज ट्रू। आपका जो व्हीकल्स हैं कंटिन्यूअसली रोड से गुजरते हैं, और जब केबल्स आप अंडरग्राउंड करते हैं तो उसका जो स्ट्रेस है वो आपके वायर को इफेक्ट ना करे, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसकी वजह से उसको एक प्रॉपर गहराई में हमें गाड़ना पड़ता है। The current carrying capacity of cable in DC is more than in AC. It is mainly due to, अगर सेम वायर को आप AC की जगह DC में यूज करो तो it will carry the more amount of current. What is the reason? Reason is simple, जो losses AC में हो रहे थे वो DC में नहीं होंगे। For example, hysteresis losses जो सिर्फ AC में ही appear होते हैं। So smaller hysteresis loss or you can say negligible hysteresis loss is available in case of DC.
PVC stands for, PVC is important insulation material है जो वायर्स में यूज होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंसुलेशन विच इज यूज्ड इन केस ऑफ वायर्स एंड केबल्स। ठीक है। If a power cable and a communication cable are to run parallel, the minimum distance between the two to avoid interference. जब आप एक इलेक्ट्रिसिटी के वायर केबल को एक कम्युनिकेशन की लाइन के पास से गुजारते हैं। कम्युनिकेशन का लाइन बहुत सारे टाइप का हो सकता है। पहले तो लैंडलाइन फोन्स के कम्युनिकेशन लाइंस हुआ करते थे, अब आजकल वो नहीं दिखाई देते, बट स्टिल देयर आर सो मेनी लाइंस अवेलेबल फॉर द कम्युनिकेशन। सो व्हाट शुड बी द डिफरेंस इन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ केबल्स? अगर दोनों को एक साथ चलाना है तो दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 50 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में कम से कम 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कम्युनिकेशन लाइन में आने वाला इंटरफेरेंस पूरी तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज हियर। So that's it about this particular video. So far till now इस मॉड्यूल में 139 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, और इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 5 एज वेल एज द होल आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी सारे हमने दिए हैं। आई होप कि आप सभी ने सभी क्वेश्चंस को ढंग से देखा हो, एक बार कम से कम पढ़ा हो, उनको समझा हो, ताकि आपको वो सारे क्वेश्चन एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।